हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप लोगों को पता ही है 1 मार्क के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने अगले आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम टॉपिक के बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं, उसका फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी नीट वगैरह की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। तो फोकस अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस पर करें जो क्वेश्चन या जिस तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं पहले भी प्रीवियस ईयर्स में, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसी सीरीज़ में चलिए आज एक बार फिर से 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पर? वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। देखिए, जब वेक्टर फॉर्म में आपको दिया जाए तो कोशिश करिए कि वेक्टर फॉर्म में ही आप लिखें। 1.6 पावर -16 आई कैप इतना दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लग रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा रही है। आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब वेक्टर फॉर्म की बात हो रही हो तो यहाँ पर माइनस साइन जरूर लगा लीजिएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता तो कोई सिंबल नहीं आता, प्लस वहाँ पर माना जाता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम कर रहे हैं तो वहाँ पर नेगेटिव साइन जो है लगाना पड़ेगा। इस नेगेटिव की वजह से बहुत बच्चों की गलती हो जाती है। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -F/Q, ठीक है। माइनस एफ कितना है? एफ आपको दे रखा है 1.6 पावर -16 आई कैप, और अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है भाई, 1.6 पावर -19, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.6 कैंसिल हो जाएगा, -10⁻³ बचेगा यहाँ पर आई कैप के साथ। तो ये आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो नेगेटिव में देखिए, ये आंसर पॉजिटिव में दे रखे हैं। ये उसी वजह से पॉजिटिव दे रखे हैं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस साइन था जिसकी मैं बात कर रहा था, ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे और उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर वो भी दे रखा होगा, है ना। तो इस पर भी कुछ बच्चे टिक करके आएंगे, लेकिन ये गलत आंसर होगा यहाँ पर। तो नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना है, यानी कि बी या डी में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा पावर -3, ये नहीं होगा, +3 पावर के साथ आई कैप, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया क्वेश्चन के अंदर, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में जो है हमने यूज़ करा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। यहाँ पर F कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। पता कैसे चलता है, देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको, डिटेल में बता रहा हूँ कि पता कैसे चलता है हमें कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहें कि स्केलर कहें। तो देखिए, अगर दोनों फ्रैक्शन में से दोनों में से एक चीज़ जो है वेक्टर होती है, तो आपका जो रिजल्ट होता है, यानी कि ई जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दूसरा, आप वोल्टेज, है ना, ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए, वर्क यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कहीं से कहीं तक वेक्टर का नामो निशान नहीं है, तो ये चीज़ हमको बता रही है कि वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। रसिस्टिविटी, रसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। देखिए, रसिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, एरिया ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और L ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप समझोगे कि L वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, एरिया तो चलो एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू सरफेस डायरेक्शन होती है। देखिए, L ये भी हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ही लिया करते हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में पढ़ा होगा कि L जो है वहाँ पर करंट के साथ साथ क्या होता है, आप L भी लिया करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा IL को एक साथ लिया जाता है। तो यहीं से क्या होता है, L जो है एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में माना जाता है। अब देखिए, एक तो हो गया स्केलर, चलो हो गया काम। अब दूसरा क्या है, वेक्टर, और ये एक वेक्टर। तो फ्रैक्शन में जब दो वेक्टर आ जाएं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तब उसका रिजल्ट भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, दूसरे भी फॉर्मूले हैं रेसिस्टिविटी के, उनसे भी जो है आप पता कर सकते हैं। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पावर का कोई सा भी फॉर्मूला लीजिए, रिजल्ट सिर्फ एक ही आना है। एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता है और एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता है। इसमें भी आप देखोगे तो ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो जो पावर है वो भी रिजल्ट क्या बन जाएगा, स्केलर ही बन जाएगा। तो पावर स्केलर, वोल्टेज स्केलर, रेसिस्टिविटी स्केलर। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन ज़्यादातर होते ही हैं, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही फॉर्मूले पर बेस्ड आ गया। आपसे पूछा गया है करंट डेंसिटी आपको बतानी है ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में हो। तो करंट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में होता है NVDE, है ना, NVDE।
ये कहाँ से आया फॉर्मूला? आपने पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू NAVDE। यहाँ से क्या करते हैं आप ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A हुआ करता है ना। तो ये फॉर्मूला चेक करिए कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है आंसर। तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ पर बेस्ड है। आपसे कहा गया है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। रेडियस उसका ए दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस के साथ बतानी है हमें कि क्या रिलेशनशिप होगी मैग्नेटिक फील्ड की, रिलेशनशिप डिस्टेंस के साथ में। देखिए इंटीरियर में पिछले वाले लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, इंटीरियर में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन आउटसाइड वायर क्या होता है, आउटसाइड वायर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप ये चेक करिए क्वेश्चन में आउटसाइड, हाँ देखिए ये रहा आउटसाइड पूछा जा रहा है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला यहाँ पर ये आंसर हमारा होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए आप जानते हो इस तरीके का ग्राफ बनता है, दैट मीन्स अगेन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखिए फॉर्मूले की हेल्प से कितना आसानी से हम ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, एक पार्टिकल है, मास m है उसका और चार्ज उस पर q है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, इस तरीके से वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। हमें पता चल रहा है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये एक प्लेन में मूव कर रहा है। कौन से प्लेन में? ये XY प्लेन में मूव कर रहा है। कैसे पता चला? I कैप और J कैप दोनों आ रहे हैं, इससे पता चला। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? Y एक्सिस की तरफ है। कुछ देर के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो आप, किधर की तरफ? J एक्सिस की तरफ। J एक्सिस नहीं, J कैप, यानी कि Y एक्सिस की डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, स्विच ऑन हो गया। रिजल्टिंग पाथ आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब पहले चार्ज है ना, चार्ज जो है जब ये एंटर हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने पर क्या होगा, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। हेलिकल पाथ कब फॉलो करेगा? जब एंटर करते हुए क्या नहीं था, ये परपेंडिकुलर नहीं था। किसके परपेंडिकुलर नहीं था? मैग्नेटिक फील्ड के। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? J कैप। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो ओनली I कैप होती या फिर ओनली K कैप होती, तब हम कह सकते थे कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर पाथ आता, परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर पाथ आता, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए क्या आएगा? हेलिकल पाथ आएगा। ठीक है, अब हेलिकल पाथ के दो ऑप्शन है यहाँ पर, कांस्टेंट पिच या इंक्रीजिंग पिच। अब उसके लिए देखिए, आपको पता है फोर्स किसी चार्ज पर इतनी होती है ना, फोर्स चार्ज पर इतनी होती है। अब देखिए फोर्स जो है कहीं भी आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। यानी कि उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, जो पिच होगी हेलिकल पाथ में, जो पिच होगी वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसको नहीं पता पिच क्या होगी उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से ही होता है हेलिकल पाथ, है ना, इस तरीके से ही होता है हेलिकल पाथ। तो ये वाले पॉइंट से लेकर के ये वाले पॉइंट तक, ये जो लीनियर डिस्टेंस है ना, ये वाला लीनियर डिस्टेंस, इसी को आप क्या कहा करते हो? इसी को आप पिच कहा करते हो, PICH, PITCH। ठीक है जी, ये हो गया। तो कांस्टेंट जो है यहाँ पर रहेगा पिच, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई अगर कंफ्यूजन है किसी भी तरीके की, दोबारा देख सकते हो आप लोग। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला जरूर पढ़ते रहेंगे, कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों को फिजिक्स के अंदर बचा करके ले जाता है मुश्किलों में से। ठीक है, तो आप लोग हमेशा फॉर्मूले याद रखें, चैप्टर वाइज फॉर्मूले याद करते रहें, बार बार मैं कहता हूँ। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं एक AC वोल्टेज के साथ में। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डिक्रीज्ड ग्रेजुअली, भाई फ्रीक्वेंसी को घटाया जा रहा है, ओमेगा को घटाया जा रहा है, तो क्या होगा? रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव मतलब इंडक्टर पर कितना रिएक्टेंस होता है, वो हुआ करता है ओमेगा एल, और कैपेसिटर पर होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पर आप देख रहे हो रिएक्टेंस जो है ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आप देख रहे हो ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप ओमेगा घटा रहे हो, एक्सएल भी घट जाएगा, ओमेगा बढ़ा रहे हो, एक्सएल क्या, सॉरी ओमेगा तो घटा ही रहे, एक्सी क्या हो जाएगा? एक्सी बढ़ जाएगा। तो इंडक्टर के लिए डिक्रीज, कैपेसिटर इंक्रीज। इंडक्टर ये इंडक्टर डिक्रीज, कैपेसिटर इंक्रीज, यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंस के फॉर्मूले देखिए यहाँ पर यूज हो गए। फॉर्मूला ही आपको मुश्किलों से निकालने वाली चीज़ है, याद रखिएगा मेरी बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जम्स इन वाटर प्यूरीफायर। देखिए यहाँ पर ये यूजेस पर आ गया क्वेश्चन, जो EM वेव हुआ करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, उनके यूजेस पढ़े होंगे आपने। तो वाटर प्यूरीफायर आपने सुना होगा UVRO, है ना,
तो ये जो यूवी रहा करता है, ये यूवी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट जो है यूज़ हुआ करती हैं जो पानी में जम्स हैं उनको किल करने के लिए, और ये प्योरीफायर में भी यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई, देखिए लाइट की इंटेंसिटी आई दे रखी है और लाइट का जो एम्पलीट्यूड है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है लाइट वेव का, वो ए दे रखा है। देखिए याद रखिए, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इनके बीच में ये रिलेशन होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रूट के नहीं होती, सिंगल पावर के नहीं होती, स्क्वायर के होती है, इन्वर्स तो होती ही नहीं है। यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। डिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है इनका। विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ। भाई पहले अगर विड्थ जो थी ई थी, इसमें क्या रहता है डिफ्रैक्शन में, एक ही विड्थ विड्थ कह रहा हूँ, स्लिट रहा करती है। मान लीजिए पहले अगर स्लिट की जो विड्थ थी वो आपने ई मान ली थी, तो यहाँ पर ये कंडीशन कह रहे हैं, कंडीशन ये है कि भाई स्लिट जो है ना उसकी जो विड्थ है वो क्या कर दी गई है, वो हाफ कर दी गई है, E/2 कर दी। मान लीजिए ये ई डैश है, ई डैश कितना हो गया, E/2। ओके, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। देखिए इसके सामने यहाँ स्क्रीन पर क्या होता है, इस तरीके से ये लाइट रेज बैंड होंगी ना, तो ये जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमम की, जो ये विड्थ है ना बच्चों, ये आपको बतानी है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर एंगुलर विड्थ की बात हो रही है, अगर एंगुलर विड्थ मतलब विड्थ की तो बात कर रहे हैं लेकिन एंगल के टर्म्स में, तो ये हुआ करती है मेरे बच्चे 2 λ/e। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। अगेन देखो फॉर्मूला, अगर आप लीनियर टर्म्स में जो है फाइंड करना चाह रहे हो विड्थ, लीनियर विड्थ किसकी है, दोनों सेंट्रल मैक्सिमम की, एक एंगल के टर्म्स में, एक लाइन पर जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसके टर्म्स में। जैसे अगर ये आप मेजर कर रहे हो तो ये क्या बन गया, लीनियर विड्थ बन गई। अगर आप एंगल के टर्म्स में मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल, तो ये एंगुलर विड्थ बन जाता है। देखिए आपको सिर्फ एक काम करना है, एंगुलर विड्थ के साथ में d मल्टीप्लाई में ले आना है। अब ये d क्या है बच्चों, स्लिट और स्क्रीन इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये होता है d। अगर आप d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर जो है वो लीनियर विड्थ आपको मिल जाएगी। अब देखिए आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप देख रहे हो जो लीनियर विड्थ है वो e के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप इसे हाफ कर दोगे तो जो लीनियर विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल का मतलब क्या है, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर आ गया। देखो डिफ्रैक्शन पर बेस्ड था क्वेश्चन और फार्मूला ही हमको बचा करके ले गया। ठीक है, तो फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में यहाँ पर एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा ग्राफ ये यहाँ पर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये म्यू नॉट के बाद में जो है ग्राफ शुरू होता है। म्यू नॉट क्या होता था, ये होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, याद होगा आप लोगों को। आई होप अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। यहाँ आ गई फ्रीक्वेंसी और इधर आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ करता है ना बेटा, वो h/e के बराबर होता है। याद रखना आप लोग इस चीज़ को, इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है h/e के बराबर होता है। अब देखो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट फाइंड करो इसका स्लोप का और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, स्लोप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब ई। स्लोप कितना होता है बेटा, h/e, और e से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अपने पास आंसर क्या आया, h अगर आंसर आ गया अपने को आंसर मिल गया भाई। ठीक है, ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इनका जो स्लोप हुआ करता है h/e के बराबर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं करी तो आप इनको की पॉइंट्स मान करके जो है नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बनना है घूम फिर करके। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट हो रही है ना, वो दे रखा है, और वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। वर्क फंक्शन मतलब जितनी एनर्जी आपको चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए, उसको कहा करते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को अगर आपने 5 से डिनोट कर दिया तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको इंसिडेंट लाइट की 6.4 10⁻14 हर्ट्ज। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन याद होगी, फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन, hν कितना होता था, hν0 प्लस k मैक्स, राइट। यानी कि जो एनर्जी फॉल कर रही है उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में, और बची हुई एनर्जी उन्हीं के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में रह जाएगी, है ना। तो ई मैक्स या के मैक्स जो भी आप लिखना चाहें, hν माइनस hν0। hν0 क्या है भाई, यही वर्क फंक्शन है ना, यही वर्क फंक्शन है। तो hν माइनस φ0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.63 पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रखी है 6.4, पावर दे रखी है 14। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जूल में है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 पावर माइनस 19 से। माइनस क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया,
क्योंकि हमको वर्क फंक्शन जो दे रखा है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? ये आप 6.6 ही ले लीजिए, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए। 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 25, और पॉइंट आएगा 1 के बाद में, ठीक है। पावर देखते हैं बेटा कितनी बच जाएगी यहाँ पर। पावर बच जाएगी बच्चों -34, ये रह गई 20 माइनस की, है ना, और नीचे से -19, ठीक है। -1 पावर बच जाएगी सब कुछ सॉल्व करके, तो -1 एंड -2.14। तो आप यहाँ पर देखो डेसिमल को एडजस्ट करोगे तो इतना आ गया 2.54 और 2.14 ये आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 4 छंग 24, 24 2 26, 26 आना है बेटा यहाँ पर, है ना। रुक जाओ मैं दोबारा लिखता हूँ, 26.4 आना है। ये भी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अभी हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0.5 यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें बचाने वाला कौन था? आइंस्टीन्स इक्वेशन, है ना। आइंस्टीन्स इक्वेशन ने हमें यहाँ पर बचा लिया। कौन सी आइंस्टीन्स इक्वेशन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली क्या होती है? ये होती है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बामर सीरीज की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका रेशियो फाइंड करना। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी सीरीज की अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेना, n2² अपॉन n2² माइनस n1²। बस बात खत्म। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फिट कर दो, आंसर आ गया। n2 कितना होगा भाई? n2 होगा बामर सीरीज, मतलब कौन सा? n = 2 क्वांटम नंबर, ऐसा तो याद होगी ना ये बात। अब n2 जो होगा उससे अगला वाला क्वांटम नंबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस n1, बामर वाला जो नंबर होगा क्वांटम नंबर 2 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 अपॉन कितना आ गया भैया? 5। दैट्स इट, आंसर आ गया। अपना आंसर आ गया 9/5, और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो आप लोग इसको वेव नंबर वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर बामर के लिए स्पेशल क्या आ जाएगा? बामर के लिए स्पेशल n1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और n2 जो है ना, ये n2 जो है एक बार तो रखा जाएगा 3 और एक बार रखा जाएगा इन्फिनिटी। आप इतना सब कुछ कैलकुलेट करोगे भाई। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई कैसे सॉल्व किया आपने, आपको तो आंसर चाहिए। तो आंसर चाहिए तो मेरे बच्चे ये काम करो ना, देखो ये आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। इतना जल्दी आ गया आंसर, बहुत ही फास्ट आ गया ये आंसर। अगर आप वेव नंबर वाले फॉर्मूले से करते बहुत टाइम लगने वाला था। सो टाइम हमें क्या करना है? सेव करना है। चाहे आप नीट में कर रहे हैं ये क्वेश्चन, या फिर आप ये क्वेश्चन CBSE के जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर ये इस तरीके से काम आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है। इंट्रिंसिक में दे रखी है कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन और होल की, यानी कि ये इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन होगी। कैसे पता चला बच्चों हमें? ध्यान से समझना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, उसकी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए इंट्रिंसिक के केस में Ni और Ni और NH जो होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इसको हम माना करते हैं Ni के बराबर, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन के बराबर। लिख लिया आपने। ट्राईवेलेंट के साथ आपने डोप किया, होल कंसेंट्रेशन बढ़ गई, इतनी हो गई। लिख लो भाई इसको। NH कितना हो गया, मतलब बढ़ करके कितना हो गया? 4.5 पावर 22। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया है? Ne आपसे पूछा गया है। पिछले वाले पेपर में भी हमने ऐसे ही किया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। Ne कितना हो जाएगा? Ni² अपॉन NH। Ni कितना है? Ni आपको दे रखा है 1.5, पावर दे रखी है 16, स्क्वायरिंग कर दी। NH कितना है? 4.5 पावर 22। आप इसको सॉल्व कर लो। 2.25 पावर आ गई आपके पास 32 आ जाएगी, 16 दूनी 32। 4.50 लगा देता हूँ मैं अपनी तरफ से, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 नम 225 और 25 8 200 8 दूनी 16 400, 16 और 2 18, 18 आएगा। 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 का मतलब हो गया 0.5। 0.5 इंटू 10⁻32 में से 22 गया 10, आ गया भाई आंसर। आप इसे एडजस्ट करोगे पावर 9 के साथ तो इतना हो जाएगा 5 इंटू पावर 9, यानी कि 10⁻9। सी ऑप्शन अपना जो है आ गया भाई आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ NH = Ni²। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। इंट्रिंसिक में तो हमें पता ही है ये चीज़ हुआ करती है, ठीक है जी। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस है। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम हो जाएगा।
पी एन जंक्शन डायोड अगर उसको रिवर्स बायस कर दिया जाए तो पोटेंशियल बैरियर घट जाता है? नहीं भाई, पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये भी गलत है। पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड, बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। पढ़ लेते हैं अगला वाला। करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी, नहीं भाई, माइनॉरिटी की वजह से होता है। देखिए भाई, दो तरीके की बाइसिंग होती है ना, फॉरवर्ड और एक हुआ करती है रिवर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी को पॉजिटिव और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन क्या होता है इसमें? कम, ठीक। इसमें डिप्लीशन रीजन क्या होता है? इसमें डिप्लीशन रीजन होता है ज्यादा। डिप्लीशन रीजन कम होगा, पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा? कम। डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा, पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मिल गया। इसमें पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी, टॉपिक से रिलेटेड है। आई होप किसी न किसी क्वेश्चन में आपकी यूज हो ही जाए, मैं तो यही दुआ करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ इस तरीके का है भाई, ग्राफ अगर ऐसा बना दें हम तो ये हाफ साइकिल के लिए तो इतनी वैल्यू है और दूसरे हाफ के लिए वैल्यू कितनी है? 0, खत्म। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए कितना है? V0, देखो दे रखा है ना, 0 से T/2 यानी कि हाफ साइकिल, और अगली हाफ साइकिल के लिए कितनी वैल्यू है? 0, तो 0 हमने लेवल के ऊपर ही बना दिया, ये 0 हो गया। ठीक है, आपको निकालना है RMS वैल्यू। भाई जब भी स्क्वायर वेव फॉर्म होना और आपको RMS वैल्यू निकालनी हो, सिंपल आपको एक लॉजिक रखना है, VRMS इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए RMS, आपको उल्टा चलना है, पहले स्क्वायर फिर मीन और उसके बाद रूट। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम लेवल है, उस सेम लेवल का आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। प्लस आपने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेवल था 0 ही है, कुछ भी नहीं तो 0, उसका भी स्क्वायर कर लिया, दोनों स्क्वायरिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, मीन, दूसरे नंबर पर है मीन। भाई दो चीजें हैं तो 2 से आपने कर दिया डिवाइड, लास्ट में क्या करना है, रूट, तो आप यहाँ पर लगा दो रूट, ठीक है। V0/√2 यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये आप डायरेक्ट इस तरीके से स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो साइनोसॉइडल वेव होती है, साइनोसॉइडल, यार स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, साइनोसॉइडल, जो साइनोसॉइडल वेव होती है इस तरीके की, है ना, वहां पर RMS कैलकुलेट करने का या कहीं पर भी RMS वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ करता है, क्या ये हुआ करता है, 1/T 0 to T V dt, ये तो एवरेज का है और इसका कर दो रूट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा VRMS। खैर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर, सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, बस स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए याद रखिएगा। अदरवाइज अगर साइनोसॉइडल वेव पूरी भी आए ना, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि RMS बताइए एक साइनोसॉइडल वेव के लिए, तो पूरी एक साइनोसॉइडल वेव के लिए भी RMS वैल्यू कितनी होती है, V0/√2 ही होती है, जहाँ पर V0 क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज हुआ करता है, एम्पलीट्यूड हुआ करता है वोल्टेज, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है तो आसान है, अदरवाइज भारी है। असर्शन, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट। भाई इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है ना सेल का, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। आप जैसे जैसे किसी भी एक सेल को क्या करते रहोगे, यूज करते रहोगे, ठीक है जी, सेल को जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे, यूज करने के साथ साथ जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। आयनिक कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कांस्टेंट न, भाई गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आयनिक कंसंट्रेशन में भी चेंज आ जाता है जैसे जैसे आप सेल को क्या करते हो, यूज करते हो। केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं तो कंसंट्रेशन तो आयनिक जो है चेंज हो ही जाएगी। असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो देखो असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स, डी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट इज डबल्ड, ठीक है, आपने रेडियस डबल कर दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जा रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएगा। 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होगा M = NIA, एक ही लूप है तो IA हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर M जो है A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आप कह सकते हो πr² के प्रोपोर्शनल, πr² के प्रोपोर्शनल मतलब आप कह सकते हो r² के प्रोपोर्शनल। अब देखो अगर आपने रेडियस, ठीक है, अगर आपने रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक, M r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम, डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यही लिखा हुआ था, यानी कि असर्शन सही है। रीजन पढ़ते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट सर्कुलर लूप का प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लूप के। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये देखो इसी को यूज करके तो हमने फाइंड किया है
यानी कि रीज़न क्या है, सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि हमने अभी इसी को यूज़ किया है। इस तरीके से पता चलता है आदर्शन रीज़न का। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहती, बस आप आदर्शन को लेकर के पहले आप उसी को डिस्कस करिए, अपना रीज़न दीजिए कि आदर्शन सही है या गलत, उसके सपोर्ट में या अगेंस्ट में आप अपना रीज़न दीजिए। देखिए वो रीज़न जो है गिवन रीज़न से कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस यही तरीका है। आदर्शन न्यूक्लियस जो है इस वाले एलिमेंट का, ठीक है जी, इज मोर स्टेबल इस वाले न्यूक्लियस से। ठीक है, दो न्यूक्लियस दे रखे हैं आपको, कहा गया है कि कौन स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। आदर्शन में तो ये कह रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उतना ही क्या हो जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उतना ही क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो न्यूट्रॉन किस में कम है, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। पता कर लो, कैसे पता करें, एक्स में चेक करो, देखो 7 - 3 कितने आए, 4 न्यूट्रॉन। वाई में कितने हैं भाई, 4 - 3 कितने आए, 1 आया। अब आप कहोगे कि सर न्यूट्रॉन ही क्यों फाइंड कर रहे हो, प्रोटॉन भी तो होता है रेशो के अंदर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, प्रोटॉन जो है दोनों क्या है, सेम है। अगर प्रोटॉन सेम है तो कौन डिसाइड करेगा, न्यूट्रॉन। कम न्यूट्रॉन किसके पास है, वाई के पास, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वाई ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि दर्शन गलत है। 3x7 कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, प्रोटॉन्स तो क्या हैं, दोनों में बराबर हैं, तो प्रोटॉन्स तो ज़्यादा या कम होने का सवाल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। तो भाई ये था, देखो 18 क्वेश्चंस हमने इस वाले क्वेश्चन पेपर के भी डिस्कस कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं अभी, सभी के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। 1 मार्क वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है। 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, केस स्टडी, ये क्वेश्चन भी सारे डिस्कस करने हैं। बच्चों अगर आप लोग CBSE बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, आपके लिए यूज़फुल है। नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है। आप कुछ हद तक मैं कहूँगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यूज़फुल है ना। तो अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से, मिस मत करिए वीडियो, देखिए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE की लैंग्वेज है, समझ में आएगी किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, घुमा फिरा करके, वही वाली बात है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई सजेशन हो तो दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।